साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों अभी हम इसके पहले की क्लासेस में आयोग को पढ़ते आ रहे हैं। हम MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्रैश कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी तारतम्य में आप हमारे साथ यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कमीशन के बारे में, बहुत सारे आयोग के बारे में चर्चा की गई है। उसी तारतम्य में, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना तथा सतर्कता आयोग। केंद्रीय सूचना और सतर्कता आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों जो हमारा ये क्रैश कोर्स है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहां जाएं और आपका समस्त सिलेबस जो MPPSC प्रारंभिक परीक्षा का है वो एग्जाम के पहले पहले आपको कवर कराया जाएगा। आप हमसे जुड़ें, कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग, फिर मध्य प्रदेश का भी सूचना आयोग के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम साथ में क्या पढ़ेंगे, सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कोई भी फैक्ट होगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। सूचना आयोग। सूचना आयोग एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। सूचना आयोग कैसा निकाय है, तो सूचना आयोग सांविधिक निकाय है। और जब सांविधिक निकाय है तो आप जानते हैं कि इसे किसी न किसी अधिनियम, किसी न किसी एक्ट के द्वारा लाया गया होगा। तो इसका सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा इसका गठन किया गया सूचना आयोग का, और इस प्रकार से ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। अब आप समझें कि इसका उद्देश्य क्या है। सूचना के अधिकार का जो गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, उसका आखिरकार उद्देश्य क्या रहा, तो उद्देश्य इसका रहा शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही तय करना। शासन प्रशासन चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उनमें पारदर्शिता हो, उनमें ट्रांसपेरेंसी हो और उनकी जवाबदेहिता बढ़ाना, ये सूचना अधिकार आयोग का एक गठन करने का उद्देश्य रहा है। अब ये काम कैसे करता है, सूचना आयोग कैसी संस्था है, तो सूचना आयोग केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत काम करता है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य के स्तर पर राज्य सूचना आयोग गठित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग अधिकार अधिनियम 2005 की धारा सेक्शन 12 के तहत गठन किया गया, किसका, केंद्रीय सूचना आयोग का। और अब हम देखें कि इसकी नोडल एजेंसी के बारे में अगर बात करें तो कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो इसके नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। अगर संरचना की बात करें कि इस आयोग की संरचना कैसी है, तो इस आयोग की संरचना बहुसदस्यीय निकाय है। और बहुसदस्यीय निकाय से आशय आप जानते हैं कि इसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं, इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं, मतलब एक प्रकार का ये बहुसदस्यीय निकाय है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि अगर ये बहुसदस्यीय निकाय है तो इसमें कितने लोग होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कौन सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में, इनकी नियुक्ति कौन करता है, आगे देखते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, अधिकतम 10 सूचना आयुक्त। वर्तमान में इनकी जो संख्या है अन्य सूचना आयुक्तों की वो 6 है, लेकिन अधिकतम ये 10 हो सकते हैं। इसी प्रकार इनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और कुल मिला के ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है केंद्रीय सूचना आयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की बात करें कि इन जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और जो साथ में अन्य सूचना आयुक्तों का प्रावधान है, इनकी आखिर नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं, हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रपति जी तो नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, एक कमेटी गठित होती है और वो जो सिफारिश करती है उसके तहत नियुक्ति करने का काम हमारे राष्ट्रपति जी का है। तो समिति में कौन कौन लोग होते हैं, समिति में कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं और हमने बात करी ही कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ऐसा होता है। तो अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी। और सदस्य के रूप में कौन होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। हमारे जो समिति गठित होगी इनकी नियुक्ति के लिए, उसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे और सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसका
सदस्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, आयोग के अध्यक्षों बनने के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में अगर बात करें तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति जिन्हें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त ज्ञान हो, पर्याप्त अनुभव हो सार्वजनिक जीवन में, साथ में कानून, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन, इन सभी के मामले में क्या हो, अनुभवी हो, इनमें कार्य कर चुका हो या इन सब के बारे में ज्ञान रखता हो। शपथ, ये अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ भी लेते हैं। कौन, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो। तो ये शपथ किसके सामने लेंगे, शपथ का प्रावधान भी है। अगर आप किसी जिम्मेदार पद पर बैठते हैं तो शपथ लेते हैं, जैसे शपथ का प्रावधान हमारे संविधान में भी है। आप देखते होंगे कि चाहे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति जी हों, चाहे हमारे यहाँ मंत्री परिषद के सदस्य हों, मंत्रिमंडल के सदस्य हों, ये सभी किसी न किसी के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जो अन्य सूचना आयुक्त हैं और मुख्य सूचना आयुक्त हैं, वो शपथ किसके सामने ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। तो ये माननीय राष्ट्रपति जी के सामने शपथ ग्रहण करेंगे या राष्ट्रपति जी जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वो इनको शपथ ग्रहण कराने का काम करते हैं। शर्तें क्या हैं, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त संसद या राज्य या संघ प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। ना ही जो सूचना आयुक्त बनेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे, वो ना ही संसद के सदस्य हों, ना ही किसी विधानमंडल के सदस्य हों, ना ही किसी संघ शासित प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। किसी लाभ के पद पर नियुक्त या राजनीतिक दल या व्यवसायी को सूचना आयुक्त नहीं बनाया जाएगा। अगर हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें वो भी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या वो किसी भी ऐसे व्यवसायी भी नहीं होना चाहिए जो लाभ का पद हो, जो और सूचना आयुक्त नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में बात करें। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी सेवा शर्तें क्या होती हैं, अगर हम वो देखें, उसके बारे में चर्चा करें तो हम पाते हैं कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और ये कब निर्धारित किया गया, तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में, उसी में संशोधन, सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम आया 2019 में, और उसमें ऐसा प्रावधान करा, और इस प्रावधान करने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार इसको निर्धारित करने का काम करती है। अब हम आगे देखते हैं, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। आप याद रखें, चाहे अन्य सूचना आयुक्त हों चाहे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, इनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी अन्य सूचना आयुक्त को, जो हमने बात करी कि इस संरचना में, आयोग की संरचना में अन्य 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 6 होगी, हमने ऐसा पढ़ा। अगर उनमें से अन्य सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, दोनों को मिलाकर। अगर कोई व्यक्ति अन्य सूचना आयुक्त है और वो फिर बाद में मुख्य सूचना आयुक्त बनता है तो इन दोनों का कार्यकाल मिला करके उसका 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं होगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा हटाने की परिस्थितियां, ये तो हमने देखा इनके कार्यकाल के बारे में। अगर हटाने की नौबत आती है, अगर लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी किन कारणों के तहत, किन प्रावधानों के तहत इनको हटा सकते हैं, तो दिवालिया हो जाना। और दिवालिया हो जाना से आशय ये है कि किसी आप निगम या किसी व्यक्ति से ऐसे आर्थिक सहायता लिए है, आपने किसी से ऐसे आर्थिक रूप से मदद ली है, पैसे का लेन देन किया है, और आपको किसी सक्षम न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया हो, तो राष्ट्रपति जी आपको हटा सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को हटा सकते हैं। लाभ का पद धारण कर लिया हो, आप इस पद पर नियुक्त रहते रहते या अध्यक्ष या जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इस पद पे रहते रहते किसी कहीं बाहर किसी संस्थान में या किसी सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, तब इनको हटाया जा सकता है। उसी प्रकार शारीरिक या मानसिक अक्षमता
शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो गए हों, उस काम के लिए, जिस पद के लिए, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है, यदि आप उसको करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो भी राष्ट्रपति जी द्वारा हटाया जा सकता है। पद का गलत उपयोग किया गया हो, आप पद पे रहते हुए अगर पद का दुरुपयोग किया जाता है और ऐसा राष्ट्रपति जी को प्रतीत होता है तो भी राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे अन्य सूचना आयुक्त। कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कदाचार और अक्षमता के आधार पर भी राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। इन हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसके जांच के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए और वो राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति जी इनको हटा देते हैं। तो ये हमने क्या चर्चा करी, इनके कार्यकाल, सेवा शर्तें व पदावधि के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, इनके क्या वेतन भत्ते होंगे, क्या इनकी सेवा शर्तें होंगे, अगर इसके बारे में हम देखें तो केंद्र सरकार इनका निर्धारण करती है और जो भी इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं पद में नियुक्ति के समय, उनमें फिर बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें कम नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। सेवा शर्तों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होगी इनकी सेवा शर्तें। किसके समान होगी? तो वो जो हमारे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तथा अन्य आयुक्त हैं, उनके समान इनका क्या होता है, सेवा शर्तें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं शक्तियां और कार्य। आयोग की क्या शक्तियां हैं और ये कौन से काम करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आयोग किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करेगा। आयोग को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी शिकायत मिलती है कि किसी प्रशासन में उनकी जवाबदेहिता तय नहीं है, ऐसे उनके साथ व्यवहार किया गया है, तो वो उसकी प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत का निराकरण करे। आयोग समुचित आधार पर किसी भी मामले में जांच करने का आदेश दे सकती है। आयोग को अगर ये निश्चित हुआ तो वो समुचित आधार, उन आधारों को इकट्ठा करेगी और उसके तहत जांच करने का आदेश दे सकती है। इसी प्रकार हम देखें सिविल न्यायालय की शक्ति। साथियों, सिविल न्यायालय की शक्ति हमने कई बार पढ़ी, हमने जितने आयोग अभी लगभग पढ़े उनमें सब में सिविल न्यायालय की शक्ति ही आयोगों को प्राप्त है। और सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होने से आशय अभी तक में तो आपको कंठस्थ हो गया होगा। अगर आपसे अभी कोई पूछ ले कि सिविल न्यायालय से क्या आशय है तो आप तुरंत बताएंगे कि ये भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर उस मामले से संबंधित है तो उसे समन जारी कर सकता है, पूछताछ के लिए बुला सकता है, उसने जो शपथ ग्रहण करी है उसमें साक्ष्य पेश करने की भी अपेक्षा कर सकता है। इन तमाम काम किसके तहत? सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होने के तहत आयोग कर सकता है। तो यहां भी इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। शिकायत की जांच के दौरान आयोग उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है जो सार्वजनिक प्राधिकारी के अधीन है। जो किसी सरकारी प्राधिकारी के अधीन कागज हैं, उनको अगर आयोग को लगता है तो उनके जांच के लिए अभिलेख मंगवा सकती है, दस्तावेज मंगवा सकती है तथा उनका परीक्षण आयोग कर सकता है। आयोग लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्णयों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कर सकता है। आयोग को अगर लगता है कि ऐसे काम लेना चाहिए लोक प्राधिकारियों से तो वो उनका आज्ञा अपनी मनवाने के लिए, अपने काम कराने के लिए ऐसे निर्णय ले सकता है। इस प्रकार अगर रिपोर्ट प्रतिवेदन की बात करें हम आगे कि वार्षिक रिपोर्ट ये किसको देता है, क्योंकि कोई भी आयोग हो जब काम करता है तो उसकी वार्षिक रिपोर्ट है वो कहाँ जाती है? तो केंद्र सरकार को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है और केंद्र सरकार क्या करती है? उसे संसद के पटल पर रखवाती है। संसद में रखवाने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग को हम यहाँ संक्षिप्त में समझ लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो हम स्वरूप की अगर बात करें तो हमने चर्चा करी ही कि ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। गठन की अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
की धारा सेक्शन 12 के तहत। स्थापना इसकी कब हुई? तो स्थापना 12 अक्टूबर। अगर नोडल एजेंसी की बात करें तो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी है। संरचना की अगर बात करें तो एक आयुक्त तथा अधिकतम 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। और वर्तमान में इनकी क्या संरचना है? तो वर्तमान में इनकी 6 लोग हैं। कौन? अन्य आयुक्त। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। और हमने चर्चा करी ही कि समिति में कौन? लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री जी द्वारा तय किया गया एक कैबिनेट मंत्री होता है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है। हमने ये भी चर्चा करी कि अगर कोई अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पदस्थ होता है, उसको बनाया जाता है, तो वो दोनों कार्यकाल को मिलाकर केवल 5 वर्ष ही उसकी पदावधि होगी। इस तरह सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो वजाहत हबीबुल्लाह प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। वर्तमान सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी वर्तमान में क्या हैं? मुख्य सूचना आयुक्त हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं राज्य सूचना आयोग। और राज्य सूचना आयोग में हम आगे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में भी देखेंगे। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 15 के तहत किसका गठन हुआ? राज्य सूचना आयोग का। स्वतंत्र सांविधिक निकाय है ये। सांविधिक निकाय शासन आप जानते हैं कि इसका एक्ट के तहत, जो एक्ट 2005 में आया उसके तहत इसका गठन हुआ। और ये एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुई। संरचना की अगर बात करें तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। कौन? राज्य सूचना आयोग भी एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय ही है। अब इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होंगे जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, अधिकतम 10 हो सकती है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राज्यपाल जी करेंगे। और राज्यपाल जी नियुक्ति कैसे करेंगे? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। समिति में कौन कौन लोग होंगे? इनके नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होगी, जैसे हमने केंद्रीय स्तर पर देखा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि राज्यपाल की अध्यक्षता में नियुक्ति तो होती है, नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री क्या होता है? नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु कौन अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकता है आयोग का। तो हम देखते हैं सार्वजनिक जीवन का अनुभव, विधि विज्ञान, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन के क्षेत्र में जो अनुभव रखता हो, जिनको पर्याप्त अनुभव हो, वो क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष एवं सदस्य आयोग के। किसके? राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो इनमें जिनकी नियुक्ति होगी वो ना संसद का सदस्य ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। राजनीतिक दल में कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। जो भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, उनमें वो किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करता हो, किसी पद पर नहीं हो। व्यापार या उद्यम में शामिल ना हो, वो व्यापार या उद्यम में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही क्या? अध्यक्ष एवं सदस्य बनाया जा सकता है। अब हम देखें शपथ लेगा। जैसे हमने वहां देखा कि केंद्रीय स्तर पर जो भी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है तो वो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं अपने पद ग्रहण करने से पहले। इसी प्रकार यहाँ शपथ की अगर बात करें तो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे या राज्यपाल जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा उसके समक्ष ये शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करना आवश्यक होता है। उसे मानने की बात जब करें तो व्यवहारिक रूप से ये बहुत कम देखने को मिलता है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्यकाल और सेवा शर्तें। कार्यकाल क्या होगा किसका? राज्य सूचना आयुक्त का। देखें तो इनके कार्यकाल क्या होंगे, तो केंद्र सरकार इनके कार्यकाल को तय करती है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है इनका क्या? कार्यकाल। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ही इनका ये भी कार्यकाल भी तय किया गया है।
अब हम आगे बढ़ें तो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जैसे हमने केंद्रीय स्तर पर पढ़ा उसी प्रकार यहाँ भी वही बात कही गई है कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अन्य सूचना आयुक्त को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्ति होने पर, जैसे हमने वहाँ देखा सेम बात उसी प्रकार की बात यहाँ कही गई है कि अगर क्या है अन्य सूचना आयुक्त को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इन दोनों का कार्यकाल कितना होगा, तो वो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होना चाहिए। राज्य के द्वारा हटाने की राज्यपाल के द्वारा हटाने की परिस्थितियां, अगर वो अध्यक्ष जो चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त हो, अगर वो दिवालिया हो गया हो, नैतिक चरित्रहीनता हो, नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया हो राज्यपाल की नज़र में, लाभ का पद धारण कर लिया हो वो जहां वो नियुक्त है, अगर इससे इतर कहीं बाहर या किसी सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण कर लिया हो तो उसे हटाया जा सकता है। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, काम करने के लिए जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है उसमें काम करने के अगर योग्य नहीं है तो भी इनको हटाया जा सकता है। राज्यपाल सिद्ध कदाचार क्षमता के आधार पर ही हटा सकते हैं और इन सब हटाने की प्रक्रिया में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, उसके जांच के बाद ही जब उच्चतम न्यायालय को लगेगा कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए तो वो सिफारिश करेगी तो राज्यपाल इनको हटा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेतन भत्तों की अगर बात करें कि इनके वेतन भत्ते तो केंद्र सरकार तय करती है, इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। और सेवा शर्तों की बात करें तो अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य के मुख्य सचिव के समान इनका क्या होगा, वेतन और भत्ते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शक्तियां और कार्य, इनकी क्या शक्तियां हैं और इनके कार्य क्या हैं। आयोग किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी एवं शिकायत का निराकरण करे। आयोग समुचित आधार पर किसी भी मामले में जांच करने का आदेश दे सकता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कहाँ कर ली है, केंद्रीय जब हमने सूचना आयोग पढ़ा है वहाँ हमने चर्चा करी है। आयोग समुचित आधार पर किसी भी मामले में जांच करने का आदेश दे सकता है। सिविल न्यायालय की शक्ति इसके पास भी है। शिकायतों की जांच के दौरान आयोग उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है जो सार्वजनिक प्राधिकारी के अधीन है। आयोग लोक प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णयों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कर सकता है, ऐसी बात कही गई है। अब हम देखें अगर रिपोर्ट, तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको, राज्य सरकार को देता है और संबंधित राज्य सरकार संबंधित विधानमंडल में रखवाने का काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सूचना ना देने पर, अगर सूचना मांगी गई किसी व्यक्ति के द्वारा और समय में सूचना ना दी गई, लेट होने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। 1776 में स्वीडन जो देश है वो नागरिकों को सूचना देने की स्वतंत्रता पहली बार इसी देश में स्वीडन में ही दी गई। अगर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो दीपक संधू जी प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं, कहाँ, केंद्रीय सूचना आयोग में, और इनका कार्यकाल 2013 के आसपास का रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। अब हम यहाँ मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको शॉर्ट में यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो स्वरूप कैसा है इसका, तो स्वरूप सांविधिक है। गठन की अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 15 के तहत इसका गठन किया गया। स्थापना 22 अगस्त 2005 को और संरचना एक मुख्य आयुक्त तथा अधिकतम 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल की अगर बात करें तो 3 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और हमने चर्चा करी कि अगर कोई अन्य आयुक्त को मुख्य आयुक्त बनाया जाता है तो इन दोनों के कार्यकाल में क्या होगा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सेवा शर्तों की बात करें तो केंद्र सरकार तय करती है। अगर रिपोर्ट की बात करें, ये वार्षिक रिपोर्ट अपना राज्य सरकार को देते हैं। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में अगर देखें तो TN श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे और इनका कार्यकाल 2005 के आसपास का रहा है। इसी प्रकार वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला जी, और ये 2019 से लगातार अभी भी पद पर हैं।
मुख्यालय देखें तो मुख्यालय भोपाल में, और अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति हमने देखा कि इनके चाहे जो मुख्य सूचना आयुक्त हों चाहे अन्य सूचना आयुक्त हों, इनकी नियुक्ति का काम राज्यपाल करते हैं और वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर ऐसा करते हैं। तो साथियों, इसमें कौन कौन रहता है उसके बारे में हमने वहाँ चर्चा करी कि मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, और साथ में इनके द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी सदस्य के रूप में होगा चयन समिति के। तो हमने यहाँ क्या देखा, अभी हमने केंद्रीय सूचना आयोग और साथ में राज्य सूचना आयोग और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में इम्पोर्टेंट और सभी डायमेंशन के बारे में चर्चा करी। हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमने सबको कवर किया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ क्या चर्चा करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। अब हम यहाँ अगला आयोग जो क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके गठन की अगर बात करें। गठन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु गठित समिति, संथानम समिति। अब हम समझे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की ये एक प्रकार की संस्था है, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसी प्रकार इसके गठन को हमने देखा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु गठित संथानम समिति के सिफारिश पर यह एक प्रस्ताव द्वारा गठित किया हुआ निकाय था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे कि इसको सांविधिक निकाय कब बनाया गया। फिर हुआ क्या कि 2003 में संसद द्वारा पारित कानून के तहत इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसे? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अगर आपके एग्जाम में पूछे कि इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आप बताएंगे कि 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, संसद में एक कानून पारित करने के बाद। मुख्यालय की अगर बात करें तो नई दिल्ली में, और हमने देखा कि जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये क्या है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रकार की संस्था है। अब हम आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं समिति, अगर इनमें कौन कौन लोग होते हैं, उनकी क्या समिति होती है, उसके बारे में चर्चा करें। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, और वो कौन होता है, अध्यक्ष। दो या दो से अन्य सतर्कता आयुक्त, मतलब दो होंगे या दो से कम अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे जो सदस्य के रूप में काम करेंगे। आयोग में कैसे किनके पद पर काम करेंगे, सदस्य के रूप में। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा जो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करने का काम कौन करता है, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति का काम करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ये ऐसे नियुक्ति नहीं करते हैं, ये कोई मनमानी ढंग से नियुक्ति नहीं करते हैं। ये क्या होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि इस चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं। तो हमने बात करी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में क्या होता है, एक चयन समिति गठित होती है जिसमें एक चाहे केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हों चाहे अन्य सतर्कता आयुक्त हों जिनको सदस्य के रूप में आयोग में काम करने का अवसर दिया जाना है। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति जी नियुक्ति कैसे करेंगे, तो वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो एक गठित 3 सदस्यीय समिति है उसके द्वारा करते हैं। आइए हम यहाँ समिति में कौन कौन लोग होते हैं, चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चयन समिति में पीएम प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री जी शामिल होते हैं चयन समिति में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष कौन होगा। सतर्कता आयुक्त कौन होगा, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, किनकी आवश्यकता महसूस होती है। तो सतर्कता आयुक्त अखिल भारतीय सेवाओं या संघ के अधीन किसी भी अन्य सेवा के ऐसे कार्यरत सेवानिवृत्त व्यक्ति हों जिन्हें सतर्कता नीति निर्माण तथा प्रशासन का ज्ञान एवं अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है, वर्तमान की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य ही मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकते हैं। ऐसा अभी हाल ही में हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ऐसी बात करी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। आइए अब हम आगे देखें, पदावधि एवं सेवा शर्तों की अगर बात करें, किसके? सतर्कता आयुक्त की। साथियों, सतर्कता आयुक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ सतर्कता आयुक्त के बारे में ही देखेंगे। कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का इनका कार्यकाल होता है। किनका? सतर्कता आयुक्त का, चाहे अन्य सदस्य के रूप में हो, चाहे अध्यक्ष के रूप में। सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन ये नियोजन के पात्र नहीं होंगे किसी भी प्रकार का। ये अगर अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं तो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये किसी भी सरकार में लाभ का पद धारण करने के योग्य नहीं होंगे, उसकी पात्रता ये नहीं रखेंगे। वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों की अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही इनका क्या होगा? वेतन भत्ते होंगे। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का आप जानते हैं कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण का कौन करता है? तो वो संसद हमारा करती है। इस चीज का आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब भी नियुक्ति हुई है, चाहे अध्यक्ष की बात करें चाहे सदस्य की बात करें, उस समय जो इनके लाभ तय किया गया था, जो वेतन भत्ते थे या अन्य कोई भी जो इनको सेवाएं दी जानी थी, उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पद त्याग। अगर हम देखें कि ये पद त्याग कैसे करेंगे, क्या उसकी प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति जी इनको हटा सकते हैं। ये कार्यकाल के दरमियान भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन अगर इनके कार्यकाल के बीच में ही लगा राष्ट्रपति जी को कि इनको हटाना है, तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। हटाने की परिस्थितियां क्या होंगी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि दिवालिया हो जाना, नैतिक भ्रष्ट हो जाना राष्ट्रपति की नज़र में, चाहे आप दिवालिया हो जाओ, चाहे नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाए राष्ट्रपति जी के नज़र में। लाभकारी, अगर आपने यहाँ पद पर बने रहते हुए अगर बाहर लाभ का पद धारण कर लिया, तो भी राष्ट्रपति जी इनको अध्यक्ष को चाहे सदस्य को हटा सकते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाना, जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है अगर उस काम करने के योग्य नहीं हो, आप योग्यता नहीं रखते हो, तो भी हटाया जा सकता है। दुराचरण व क्षमता के आधार पर हटाने के लिए, इन सब हटाने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही ऐसा होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति जी से सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति जी उनको हटा सकते हैं। संगठन, किस संगठन, कैसे इनका संगठन है, ये कैसे काम करता है सतर्कता आयुक्त, तो इसका एक सचिवालय है, मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा है और विभागीय जांच के लिए एक आयुक्त है, CDI जिसको कहते हैं। इन संगठन के तहत, इन 3 ब्रांचेज के तहत संगठन काम करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्य एवं शक्तियां। केंद्रीय सतर्कता आयोग की क्या कार्य हैं और इनको कितनी शक्तियां दी गई हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आयोग ऐसी सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है जिनमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप हो। ये सबसे बड़ी बात आप याद रखें कि आयोग ऐसे सभी शिकायतों के संबंध में जांच करेगा जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी पर, केंद्र सरकार के अंतर्गत चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर इनके भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको जांच करने का काम कौन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। सूचना प्रकटीकरण तथा विंसर ब्लोअर संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा उचित कार्रवाई हो। अगर आपने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है या किसी प्रकार की सूचना प्रकटीकरण की है, तो भी उसकी शिकायतों की जांच करने का काम आयोग कर सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकारी को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की भी समीक्षा कौन कर सकता है? तो वो केंद्रीय सतर्कता आयोग कर सकता है। राजपत्रित अधिकारी, साथियों राजपत्रित अधिकारी से आशय यहाँ गजेटेड ऑफिसर से है। और राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो बताएं कि राजपत्रित अधिकारी वो होते हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग, जिनके बदलाव के बारे में
आयोग के जो सरकारी पत्र होता है, राजपत्र, उसमें छापा जाता है। इसका जब प्रचलन हुआ राजपत्र का, ये पहले एक मंत्रालय में जैसे बदलाव हुए अधिकारियों में, उनको एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में सूचना के लिए कि किस अधिकारी का ट्रांसफर, किस अधिकारी का बदलाव किस जगह हुआ है, उसको देने के लिए मंत्रालय द्वारा निकाला गया राजपत्र होता था, जो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जानकारी के तौर पर भेजा जाता था। तो राजपत्रित अधिकारी से आशय यह है कि गजेटेड ऑफिसर जो होंगे तथा उनके समांतर कर्मियों के लिए तथा उन्हीं के समान जो और कर्मचारी हैं, उनमें भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की, अगर उन्हें भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन मामलों की जांच करने का काम भी कौन कर सकता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कर सकता है। इस प्रकार केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकारियों के सतर्कता प्रशासन पर भी नजर रखना, चाहे केंद्र सरकार के मंत्रालय हो या उनके प्राधिकरण हो, उन सब में भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार के मामले में नजर रखने का काम कौन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। रिपोर्ट प्रतिवेदन के बारे में देखें तो ये रिपोर्ट और प्रतिवेदन अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संसद के प्रत्येक सदन में उस रिपोर्ट को रखवाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयोग का कार्यक्षेत्र। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र कहां तक है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के वे सदस्य जो केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित हैं तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी होंगे, वहां इनको जांच करने का अधिकार है किसको? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड डी चतुर्थ वर्ग के उनके ऊपर और उनके ऊपर के अधिकारियों के बारे में भी जांच करने का आयोग को अधिकार है, आयोग को शक्ति है। साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधन एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी, इन तमाम ऐसे राजपत्रित जो अधिकारी हैं, चाहे इन संस्थानों में जिनकी हमने बात करी, चाहे हमने आरबीआई, सेबी, सिडबी, इन सब के, चाहे बैंकों की अगर बात करें तो स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी, चाहे हम केंद्र सरकार के अंतर देखें ग्रुप ए के अधिकारी, इन सब में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जाँच के लिए आयोग कदम उठा सकता है। उसका कार्यक्षेत्र यहाँ तक है। अब हम देखें कार्यप्रणाली, आयोग कार्य कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है? तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, इसके तहत ये काम कर सकता है। सिविल न्यायालय की शक्ति हमने चर्चा कर ली है कि किन किन मामलों में सिविल न्यायालय क्या क्या काम कर सकता है। किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट या जानकारी केंद्र सरकार या अधिकारी से मांग सकता है। ये केंद्र सरकार के कोई भी अधिकारी से अगर उसको लगेगा कि इनसे इस जानकारी की हमको अपेक्षा है तो वो उनको मंगवा सकता है। आयोग की सलाह ना माने जाने पर असहमति के कारणों को भी लिखित में क्या कर सकता है? बता सकता है। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को देता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति का आयोग में परामर्श अनिवार्य है। जब कभी इनमें नियुक्ति होगी उसके लिए आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा। भ्रष्टाचार वाले मामले में सीबीआई की निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व भी कौन निभाता है? इनका दायित्व है क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग का। ऐसा इसकी कार्यप्रणाली है। ऐसे हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्यप्रणाली है, इसके अंतर्गत वो काम करता है। अब हम अगर यहाँ चर्चा करें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इस स्लाइड में संक्षिप्त में आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए हम देखते हैं इसका स्वरूप। सांविधिक स्वरूप है। गठन की अगर बात करें तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव ला करके इसका गठन किया गया। स्थापना 11 फरवरी 1964 में और 2003 में हमने देखा कि क्या हुआ, इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नोडल एजेंसी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। संरचना, एक मुख्य आयुक्त तथा 2 या 2 से कम अन्य आयुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार हमने नियुक्ति की बात करी कि राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा और राष्ट्रपति जी द्वारा जब नियुक्त किया जाएगा तो वो एक समिति के तहत किया जाएगा और उस समिति की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। कार्यकाल के बारे में बात करें तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होगा। और हमने ये भी बात करी कि अगर किसी अन्य आयुक्त को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो दोनों कार्यकाल को मिला करके 5 वर्ष से अधिक का इनका कार्यकाल नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट ये अपना राष्ट्रपति जी को देंगे। अगर हम प्रथम सतर्कता आयुक्त की बात करें, केंद्रीय प्रथम सतर्कता आयुक्त की बात करें तो निदूर श्रीनिवासन राव जी इसके प्रथम मुख्य
सतर्कता आयुक्त रहे हैं और इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 64 से 68 के समयावधि में इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त हैं, जो 2021 जून में इनकी नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन की अगर बात कर ले तो 1 मार्च 1964 को इसका भी गठन हुआ और इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसी तरह जिले स्तर में भी सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान है। तो साथियों, हमने यहाँ चर्चा करी, पहले हमने केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश के भी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करी, फिर हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा साथ में राज्य सतर्कता आयोग के बारे में भी चर्चा हमने कर ली। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जिसमें हमने लगभग 2 आयोगों को विस्तार से पढ़ा, उसको कवर किया क्रैश कोर्स के हिसाब से, इसलिए हमको ये उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से चीज़ें बेहतर समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम इन्हीं आयोगों के MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। आप वहाँ देखेंगे कि इन आयोगों को लेकर के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, और हम वहाँ MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, कंपटीशन कम्युनिटी टीम के साथ जुड़े रहें और आप अपनी तैयारी को बढ़िया, अच्छा, बेहतर बनाते रहें। आपका तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास पर।